आज बुंदेलखंड को आज तोहफा मिला है, क्या कहेंगे सर? बुंदेलखंड हमेशा समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता पे रहा नीचे आईडी, और इसीलिए आपने देखा होगा पिछले सरकार के पूरे कार्यकाल में हर जिले में काम हुआ है। बुंदेलखंड पहले भी प्राथमिकता में था, आज भी प्राथमिकता है। मैं तो ये कहूंगा, आप आंकड़े निकाल लो पुराने, कोई मुख्यमंत्री कितना बुंदेलखंड गया होगा, आप पे सब आंकड़े होंगे। ओलावृष्टि में मदद हुई, हमसे तो मदद पूछ रहे हो। जरा और लोग घूम के गए, वो क्या देखे गए, या और जो सरकारें वो कितनी मदद कर रही हैं, इस पे भी आप लोग विचार करना। मैं समझता हूँ सरकार की जिम्मेदारी उस पर काम कर रही और लगातार काम करती रहेगी सरकार। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के साउदर्न इलाका बुंदेलखंड की, जो इस पूरे उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे बदहाल, सबसे भूखमरी का शिकार इलाका है। और अफसोस की बात है कि ये उत्तर प्रदेश में है। आज बुंदेलखंड फिर से चर्चा में है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज बुंदेलखंड के 2 जिलों के दौरे पर गए थे, जालौन और हमीरपुर। ये दोनों जनपद ऐसे हैं जो शैक्षिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और जो वहाँ का परिवेश है, सभी मामलों में बहुत पिछड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री ने आज कुछ घोषणाएं की, वहाँ पे कुछ लोकार्पण भी किए, नई सड़कें भी लोकार्पित की और तमाम योजनाएं भी उन्होंने वहाँ पर घोषित की। सोलर पावर प्लांट का भी उन्होंने इनॉग्रेशन किया है। बिजली भले ही 24 घंटे इस वक्त बुंदेलखंड को मिल रही हो, लेकिन बुंदेलखंड के जो हालात हैं वो 24 घंटे बिजली मिलने से पूरे होने वाले नहीं हैं। बुंदेलखंड के लिए सरकारों को ठोस पहल की ज़रूरत है। बुंदेलखंड इस वक्त एक नया तीर्थ बन गया है राजनेताओं के लिए। तो राहुल गांधी पहुंचे थे, उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव भी पहुंचे थे। हालांकि सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि मुख्य सचिव का दौरा पहले से नियत था और अब यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक दिन में 2 दौरा किया और 8 घंटे से ज़्यादा का वक्त बुंदेलखंड में बिताया और काफ़ी कंसर्न अपना शो किया बुंदेलखंड को लेकर। लेकिन जिस त्रासदी और जिस आपदा के दौर से आज बुंदेलखंड गुजर रहा है, उसके लिए किसी तदर्थ व्यवस्था की जरूरत नहीं है। किसी टेम्परेरी अरेंजमेंट से बुंदेलखंड के लोगों का भला नहीं होने जा रहा। उनके लिए लॉन्ग टर्म विजन, लॉन्ग टर्म पॉलिसी की ज़रूरत है और उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, जो शायद अब तक की किसी सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। राज्य सरकार का दावा है कि उसने बहुत काम किया है बुंदेलखंड में, लेकिन केंद्र सरकार के पास बुंदेलखंड में बताने के लिए कुछ नहीं है। सवाल इस बात का है कि इतने महत्वपूर्ण इलाके को, बुंदेलखंड को, उत्तर प्रदेश के, इस तरह से उपेक्षित क्यों रखा जा रहा है। इतना उपेक्षित क्यों किया गया कि पिछले 15 सालों में 35 लाख से ज़्यादा लोग अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगहों पर चले गए। तो इसी खास विषय पर आज मैंने चर्चा आमंत्रित की है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज दौरे पर गए, लिहाजा बुंदेलखंड फिर से चर्चा में है। मेरे साथ उत्तर प्रदेश में खाद्य एवं रसद विभाग के राज्य मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता हेमराज वर्मा मौजूद। इनके विभाग ने आज दावा किया है कि बुंदेलखंड में मार्च के बाद तक ये स्थिति ला देंगे कि किसी की भूख से मौत नहीं होने पाएगी। मेरे साथ बांदा से विधायक और बुंदेलखंड के सबसे बड़े नेताओं में से एक विवेक सिंह खासतौर पर स्टूडियो में मौजूद हैं, जो बुंदेलखंड की वास्तविक हालत क्या है आज दुनिया को बताएंगे। मेरे साथ डॉक्टर सरजीत सिंह डंग हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी 2 साल होने जा रहा है सरकार बने, अब तक कुछ ठोस परिणाम क्यों नहीं दे पा रही है। और उत्तर प्रदेश में राज्य योजना आयोग के सदस्य और जाने माने समाजविद प्रोफेसर सुधीर पंवार मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आंकड़े क्या कहते हैं और किस तरह की पॉलिसी बुंदेलखंड को लेकर बनाई जाए। हेमराज वर्मा, मेरा आपसे सीधा सवाल है कि आपको अभी याद आई कि बुंदेलखंड में इतनी प्रॉब्लम है, इसके पहले आप लोगों ने कोई ठोस प्रयास नहीं किया? देखिए, बुंदेलखंड पिछले कुछ समय से सूखे की मार को झेल रहा है और वहाँ के किसान बहुत परेशान है, आम आदमी परेशान है। और इसके लिए ये नहीं कि अभी आप बता रहे कि अभी याद आई, सरकार बनते ही लगातार इस पे सरकार काम कर रही है और उसी का परिणाम है, लगातार काम किया है। तभी आज 108 योजनाओं का जो है लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। ये एक दिन में नहीं हुआ, ये पिछले काफी समय से काम चला, तभी 108 योजनाओं का लोकार्पण हो पाया है और 36 योजनाओं का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। आज जिस तरह से जो है वो क्षेत्र जो है इसमें काफी बदहाली की तरफ है, हम उस पर समाजवादी पार्टी उस पर राजनीति नहीं करना चाहती। समाजवादी पार्टी वहां पर काम करना चाहती है, माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पर काम करना चाहते हैं और इसी उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री जी आज उन दोनों जिलों में लगभग 8 घंटे तक वो वहां पर रहे हैं और उन्होंने लगभग 350 करोड़ से ऊपर की योजनाओं को उन्होंने उस पूरे क्षेत्र के लिए तकलीफ कम हो जाएगी हेमराज? जी, इससे क्या तकलीफ कम हो जाएगी बुंदेलखंड की? देखिए, पहली चीज ये है कि वो लॉन्ग टर्म विजन नहीं बनाया आपने? नहीं, लॉन्ग टर्म देखिए, वो क्षेत्र
सड़कों से काफी जो है पिछड़ा हुआ था, तो सड़कें देने का काम किया। बाकी जो है खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जो है वहां पर हमने उन जो 28 जनपद लिए हैं, उसमें बुंदेलखंड के सभी जनपदों को हमने उसमें लिया है। और जहां तक जो है 80% आबादी को जो है इससे जोड़ने का जो है अब तक जो है हम लोगों का ये था, लेकिन बुंदेलखंड की स्थिति को देखते हुए वहां पर अगर हमें किसी गांव में अगर 100 परिवार 100 के 100 परिवार भी अगर वहां पर जो है गरीबी के रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और उन्हें जरूरत है खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़ने की, तो हम वहां पर उस जो है लिमिटेशन को खत्म करके 100 के 100% लोगों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जोड़कर और हम लोग काम करेंगे। समाजवादी पार्टी का उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति जो है भूखा ना सोए, ये हम लोगों का दृढ़ संकल्प है। विवेक सिंह, जिस तरह हेमराज वर्मा बता रहे हैं कि इनकी सरकार ने बहुत काम किया है, बुंदेलखंड में परेशानी तो है, लेकिन ये बता रहे हैं कि तस्वीर बहुत अच्छी है। आप दुनिया को वास्तविक हालत बताइए। माननीय मुख्यमंत्री जी बदहाल बुंदेलखंड में गए, पहले से मुझे मालूम होता तो मैं उनका स्वागत करने के लिए भी खड़ा होता। इतनी योजनाएं दे के आए। हम सिर्फ एक बात पूछना चाहते हैं हेमराज जी से कि क्या बुंदेलखंड की जो बदहाली है इसके साथ अब भी मजाक होगा? इतनी मौतों के बाद, ये बदहाली के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव जाते हैं, जिस रास्ते से गुजरते हैं उस रास्ते की मरम्मत की जाती है, रात को स्कूल तोड़ करके डाक बंगले को बनाया जाता है, और लौट कर जब वो आते हैं हेलीकॉप्टर से चले जाते हैं, तो जिस सड़क का निर्माण कराया जाता है वो सड़क ध्वस्त हो जाती है। 24 घंटे के अंदर सड़क ध्वस्त। क्या मजाक हो रहा है बुंदेलखंड के साथ? बुंदेलखंड को अब टेम्परेरी योजना की आवश्यकता नहीं। क्या मुख्यमंत्री जी को ये मालूम है? वहां के अधिकारियों ने, लोगों ने, नेताओं ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी जल स्तर कितना नीचे चला गया? 10 मीटर के लगभग जल स्तर आपका नीचे चला गया है। आप मार्च की बात कर रहे हैं, फरवरी, मार्च, मई, जून, जुलाई में वहां पर खाने के साथ साथ पेयजल का संकट उत्पन्न होने वाला है। आपकी कार्य पद्धति यह है कि जल संस्थान जो पानी पिलाता है उसके लिए चित्रकूट मंडल को आप पूर्णकालिक महाप्रबंधक नहीं दे सके। महाप्रबंधक झांसी और बांदा साथ चलता, साथ चार्ज लिया सिर्फ कमाई की वजह से। आज भी मैं कह रहा हूं, अभी मेरी डंग साहब से बात हो रही थी, जितना बालू निकल रही है, जितनी आपकी खनन हो रहा है, वो बुंदेलखंड के अंदर काल बनकर आ रहा है आने वाले दिनों के लिए। हमारा जल स्तर कहां जा रहा है, हमारी भौगोलिक स्थिति क्या हो रही है, पेड़ बचे नहीं। मैं योजनाएं सुन रहा था, टीवी पर देख रहा था जी, वनों के लिए, उसके लिए, आपके उद्यान के लिए, इसके लिए धन, उसके लिए धन। मैं तो आज चैलेंज करके कह सकता हूं माननीय मंत्री जी कि आप चलें और वहां के डीएम से पूछें कि उद्यान कहां लगा, कहां की सड़कें बनी। जो सड़कें बनती जा रही हैं वो 2 महीने 15 दिन के अंदर। मैं नेक्स्ट राउंड में आपके पास आता हूं, तब तक आप और फैक्ट इकट्ठे कर लीजिए। डॉक्टर सरजीत सिंह डंग, 2 साल होने जा रहा है और बुंदेलखंड से सभी सांसद आपकी पार्टी के हैं। आपने तो कोई कंसर्न तक नहीं शो किया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने तो अपना कंसर्न तक शो किया। दोनों के बड़े नेता वहां पहुंचे, मुख्यमंत्री भी स्वयं पहुंचे। निधि से काम करा रहे हैं, इसकी मेरे पास ठीक ठीक सूचना है जी। आप बताइए। केवल इतना कहना चाहता हूं कि जो पिछले वर्षों में 4 वर्षों से समाजवादी पार्टी की सरकार इस प्रदेश में है, 4 वर्षों में क्या मुख्यमंत्री जी या उनका कोई सहयोगी दावे से कह सकता है कि वहां भूख और प्यास से मृत्यु नहीं हुई है? ये सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया के सामने बात आई है कि घास की रोटी खा करके लोग वहां जीवित रहे हैं। और मैं स्वयं बुंदेलखंड गया हूं और मैंने गर्मी के दिनों में देखा है कि लोग अपने घरों के खिड़कियां दरवाजे तक बंद करके रखते हैं कि बंदर घुस करके पानी न पी जाए। यानी जानवरों के लिए भी पानी उपलब्ध वहां नहीं है। मैं आपकी एक बात से सहमत हूं कि जब तक 2 प्रकार की योजनाएं नहीं बनेंगी, एक तो शॉर्ट टर्म जहां उनकी समस्या तत्काल जो हल की जा सकती है कर ली जाए, और दूसरा लॉन्ग टर्म। ये कड़वी सच्चाई है कि पूरे बुंदेलखंड के जंगल पिछले वर्षों में साफ कर दिए गए हैं, एकदम साफ कर दिए गए हैं। वनवासी जो रहने वाले थे उनका अधिकार छीन लिया गया है। तेंदू के पत्ते का काम होता था, कुछ उससे रोजगार मिलता था। मुझे खुशी होती है अगर आप मुझे ये बताते कि आपकी सरकार ने क्या काम किया है।
मुझे खुशी होती डॉक्टर डंग अगर आप मुझे ये बताते कि आपकी केंद्र की सरकार ने भी वहां कुछ काम किया। नहीं, केंद्र की सरकार सीधे तो काम करती नहीं, वो तो धन देगी। हम मनरेगा का पैसा देते हैं, आप खा जाओ। हेमराज वर्मा बैठे हुए हैं, आप बता दो कितने पैसे दिए खा हैं जाओ। इनको। आपके ठेकेदार मिलकर के और नेता मिलकर खा जाए तो केंद्र क्या कर लेगा? विकास का काम जो मूलभूत रूप से होता है, शिक्षा है, विकास है, इस प्रकार का सड़कों का बनाना है। हम तो नेशनल हाईवे बना सकते हैं, स्टेट हाईवे तो आपको बनानी है, ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें तो आपको बनानी है। 2 जून की रोटी मयस्सर करा दीजिए अगर गरीब जनता को बुंदेलखंड की, और उनको पानी उपलब्ध करा देते तो शायद ये उनकी सबसे बड़ी मदद होती। नेशनल हाईवे आप कब बनाएंगे ये तो आप ही जाने। प्रोफेसर सुधीर पंवार, बुंदेलखंड की वास्तविक प्रॉब्लम क्या है? और आप तो बहुत इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं और आपने तो बड़ी समस्याओं को नजदीक से देखा है। आपको लगता है किस तरह के विजन और पॉलिसी की जरूरत है बुंदेलखंड को? नहीं, उसका देखिए, बुंदेलखंड एक चैलेंज एरिया है, इकोलॉजिकली चैलेंज एरिया है, ज्योग्राफिकली चैलेंज एरिया है। और वहां पे दुर्भाग्य की बात है कि पिछली 3 क्रॉप जो है वो हम देख चुके, 3 फसलों में दिक्कत आई, जो हमारे कारण है, मौसम के कारण है, उसकी वजह से 3 फसल हमारी वहां की चली गई। लेकिन जैसे डंग साहब बता रहे थे, 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो शॉर्ट टर्म मीजर हम लोग लें, लॉन्ग टर्म मीजर लें। शॉर्ट टर्म मीजर में एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ानी होती है। उसका इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता कि वहां पे मुख्य सचिव गए और उसके 10 दिन बाद ही माननीय मुख्यमंत्री जी वहां के दौरे पे हैं। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है उसमें तो ये सरकार मैक्सिमम लेवल पे काम कर रही है, तो मानना चाहिए। दूसरा, जो अभी मैं देख रहा था वहां के लिए जो स्कीम है, एपीसी साहब से मेरी बात हुई, जो ड्रिंकिंग वाटर मिशन, वहां पे एक केंद्र सरकार को योजना भेजी गई। मोदी जी 2013 में भाषण कर रहे थे, वहां पे वहीं से शुरुआत की थी। उनका एक बड़ा फेमस सेंटेंस है कि तस्वीर बदलनी चाहिए और तकदीर बदलनी चाहिए। तस्वीर और तकदीर दोनों पैसे से बदलती हैं। राज्य सरकार के सीमित संसाधन होते हैं, उसके लिए केंद्र सरकार की जरूरत होती है। लॉन्ग टर्म में वहां पे इंडस्ट्री को लाना पड़ेगा जिससे एम्प्लॉयमेंट हो। जो शॉर्ट टर्म आप तो योजना आयोग में आप बताओ कि क्या कितने पैसे मिले हैं नहीं बुंदेलखंड विशेष के लिए? नहीं, बुंदेलखंड पैकेज का तो मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम है कितना केंद्र सरकार ने धन दिया, अभी मतलब एक साथ तो आंकड़ा नहीं है मेरे पास। लेकिन जितना वहां के लिए पिछली बार हमने ड्रिंकिंग वाटर के लिए पैसा मांगा था, पेयजल के लिए, शायद 13 करोड़ रुपया कुल मिला था हमें। जो हमने 4,500 करोड़ का भेजा था, 450 करोड़ मिला था। मतलब करीब 90% जो पैसा था वो कट कर लिया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने। जो बाकी चीजों के लिए है वो लिखते रहते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कम से कम 10-15 चिट्ठियां लिखी इन चीजों के लिए, लेकिन अनरेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है। क्या लॉन्ग टर्म विजन नहीं है बुंदेलखंड को लेकर? लॉन्ग टर्म विजन तो अभी तक तो नहीं है। मतलब जो समन्वित प्रयास होने चाहिए केंद्र और राज्य सरकार के, उसमें तो अभी कमी है। हेमराज वर्मा, पिछले 4 सालों से आप उत्तर प्रदेश की सत्ता में हैं और अब आप चुनावी वर्ष के लिए प्रवेश कर चुके हैं। इन 4 सालों में आपकी सरकार ने कोई ऐसा एक ठोस काम, कोई एक बड़ी योजना ऐसी नहीं बनाई जिससे बुंदेलखंड की तकदीर और तस्वीर जिसका जिक्र प्रोफेसर पंवार कर रहे थे आप बदल पाते? देखिए, पहले तो मैं जवाब देना चाहता हूं हमारे जो है बीजेपी के नेता और हमारे कांग्रेस के नेताजी को कि इनको तो केवल जो है ये कह रहे हैं मजाक तो इन्होंने उड़ाया है। बड़े लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही है यूपी पे और केंद्र में, और बीजेपी की सरकार आज 2 साल जो है बीजेपी की सरकार केंद्र बने हुए, बीजेपी और जो है यूपी में भी सरकार रही है। इनके पास आज कुछ भी बताने को नहीं है। कोई एक उपलब्धि, ये कोई काम बुंदेलखंड को ये नहीं बता सकते कि इन्होंने कुछ किया हो। इन्हें केवल सियासत करनी है। हम लोग तो जो चैलेंज है, चुनौतियां उनको हम लोग स्वीकार करते हैं, उन घुस के हम लोग काम करते हैं। और आज हमारी मुख्यमंत्री जी उसमें घुस के लगातार काम कर रहे हैं, हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और बुंदेलखंड की स्थिति को बेहतर करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तकदीर नहीं बदल पाए, लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और तकदीर बदलने के लिए लॉन्ग टर्म की जो योजना है, समय लेंगे? लॉन्ग टर्म की जो योजना है, हम जान रहे हैं वहां पर जो है अपने कार्यकाल का 80% टाइम आप एग्जॉस्ट कर चुके हैं। सूखे से ग्रस्त एरिया है वो, और उसमें हम लोग चाह रहे थे मिनी जो है कामधेनु डेयरी परियोजना, जो है मिनी कामधेनु डेयरी परियोजना, सिंचाई के संसाधन, ये सारी चीजें हम लोग चाह रहे कि इनको जो है कृषि से थोड़ा अलग हटके इनको आगे बढ़ाया जाए लोगों को, तो ये लोग अपना जो है जीवन यापन ठीक से कर सकेंगे। हम लोगों का ये दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना, डेयरी परियोजना, ये सब लॉन्ग टर्म जो है लोगों को जो है आगे बढ़ाने का और जो है वो करने की विवेक सिंह, राहुल गांधी का जो दौरा हुआ बुंदेलखंड में वो कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाया। और जब राहुल गांधी पिछली बार आए थे, केवल सियासत करनी है। जब पिछली बार राहुल गांधी आए थे तो उन्होंने बुंदेलखंड के पैकेज का ऐलान प्राइम मिनिस्टर से कराया। लेकिन आप भी कांग्रेस में हैं, आपको जानकर हैरानी या देखकर हैरानी नहीं हो रही कि वो पैसे गए कहां?
मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हम तो खुद ताज्जुब में हैं कि जहां पर इस वक्त घास नहीं उग रही है, चारों तरफ टीलों पर मंडियां बना दी गई। अनाज है नहीं आपके पास, भूसा है नहीं जानवरों को खिलाने के लिए, लेकिन अनाज के लिए मंडियां बनकर तैयार है। जिधर से चले गए उधर राहुल जी दौरे पर थे, हमने कहा भी कि देखिए राहुल जी, क्या बुंदेलखंड का मजाक। किसने प्लानिंग की कि मंडी ही बना उत्तर दें? प्रदेश की सरकार ने प्लानिंग की, चाहे वो मायावती जी हो और चाहे वर्तमान सरकार हो। नहीं, मंडी किसी जिनको समस्या का हल दिख नहीं है रहा ना। मंडी समस्या यही का हल तो नहीं है। मजाक मजाक तो इसको आप बना रहे हैं। आपने जो है माफ गरीबों का कीजिएगा मजाक वर्मा आप लोग जी, आप गरीब वहां पर राजनीति कर रहे हैं। जब ईश्वर सरकार करे। में होते हैं तो कुछ नहीं करेंगे वहां पर। जी हाँ। आप सब कुछ कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे। हेमराज वर्मा, उनको बोलने दीजिए जी प्लीज। ईश्वर करे कि जिस तरह गरीब आप हैं वैसे ही गरीब उत्तर प्रदेश हो जाए तो उत्तर प्रदेश का कल्याण हो जाए। ये आज भी बुंदेलखंड पैकेज के में पैसे कहाँ गए? आज भी बुंदेलखंड में मौतें हो रही हैं, लेकिन बुंदेलखंड का दोहन करने से आप नहीं चूक रहे हैं। क्यों नहीं निर्देश जारी हो रहे कि वहां पर अवैध खनन बंद हो? क्यों नहीं जारी हो रहे कि वहां मवेशियों को खाना दिया जाए? एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू विवेक सिंह, लास्ट टाइम भी हम लोगों ने जिक्र किया था उस बात का कि बुंदेलखंड में वैसे भी कोई इंडस्ट्री नहीं है और वहां भी इंडस्ट्री की जो बिजली की कीमत है वो भी बाकी उत्तर प्रदेश के बराबर है। 9 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से कमर्शियल चार्जेस हैं। सारी यूनिट भाग गई वहां से, हटा दी गई, हट गई। आप हमें पावर इतने घाटे में कहां कोई वहां करार लगा पाएगा? 9 रुपए में तो हमें बुंदेलखंड के लिए कम से कम बिजली की कीमतें तो आधी कर दी जाएं ताकि कुछ नई इंडस्ट्री वहां पहुंचे। ये सब काम है जो राज्य सरकार कर सकती है। उत्तराखंड की तरीके से यहाँ पर सेल टैक्स, सारे टैक्सेस माफ छूट दीजिए उनको, कुछ छूट दीजिए, बिजली कीमत कम कीजिए, टैक्सेस कम लीजिए उनसे, बर्गर ग्लास फैक्ट्री को पुनः वहां पर चलवाइए, पानी का इंतजाम कराइए और इस बात को पर छोड़िए मत किसी को कि आप डैम देख लीजिए, रनगवा देख लीजिए, गंगाऊ डैम लीजिए। इस पर जो राजनीति करता है उससे भ्रष्ट, उससे निकम्मा व्यक्ति कोई हो नहीं सकता। राजनीति का इशू नहीं है ये मौतों का इशू है। आने वाले हम नहीं रहेंगे हेमराज जी, आप नहीं रहेंगे, लेकिन बुंदेलखंड रहेगा, वहां बच्चे रहेंगे। जरा उनको तड़पते हुए देखिए, पीने का पानी देखिए। व्हाट्सएप पे मजाक उड़ रहा है, जानवर की तरह बच्चे पानी पी रहे हैं नालों पर। और आने वाले दिनों में मार्च, अप्रैल, मई, जून, जब बांदा का टेम्परेचर, बुंदेलखंड का टेम्परेचर 51 पर पहुंच जाता है, 52 पे पहुंच जाता है, तब पानी के क्या हालात होंगे? आने वाले दिनों में हमको भगवान माफ नहीं करेगा, हमको ईश्वर माफ नहीं करेगा और ये आने वाली संतानें हमको डॉक्टर माफ नहीं ढंग, करेंगी। क्या बुंदेलखंड के स्पेशल जोन घोषित कर देना चाहिए? देखिए, बिना उसको स्पेशल जोन घोषित किए कोई गंभीरता से न लेगा। करेक्ट, आई डू एग्री विद। मैं इसलिए ये बात बल दे के कहना चाहता हूं कि चुनाव आता है तो सारे संवेदनशील हो जाते हैं। क्षमा करिएगा, वो मैं किसी भी पार्टी को उससे अलग नहीं कर रहा हूं। आखिर जो मर गए, आप भी शामिल है उसमें, जो मर गए, हाँ मैं कह रहा हूं, जो मर गए, भूखे मर गए, प्यासे मर गए, जो वहां से अपनी मातृभूमि छोड़ करके 15 लाख लोग जहां पैदा हुआ तो वहां से चले गए। उन्होंने तो मुख्यमंत्री जी जाने पर कहा होगा कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, कुछ ऊपर बैठ करके, कुछ बाहर बैठ करके। और लोग कहते हैं राजनीति, तो क्या मुख्यमंत्री जी वहां झुनझुना बजाने गए थे? वो राजनीति नहीं कर रहे, वो राजनीति के बाहर है। और जो कोई ये कहे कि यहाँ सरकार बीजेपी की भी थी, बसपा की भी थी, कांग्रेस की भी थी, सपा की भी थी, जनता दल की भी थी, मुझे लगता है समय का उपयोग अगर आप सुझाव देने में करें तो ज्यादा अच्छा। मेरा केवल एक सुझाव है, सुझाव देने के लिए तो इनके पास कुछ है ही नहीं। काम करने के लिए तब मंत्री जी ना, केवल राजनीति माननीय मंत्री जी गए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे, ये सब पार्टी के लोगों को बुलाते बड़े हृदय से और कहते कि बताओ क्या योजना बनाई जाए, कैसे समस्या हल होगी। यही काम प्रधानमंत्री कर ले तो कैसा रहेगा? बिल्कुल करना चाहिए, प्रधानमंत्री सबको बुला लें और स्पेशल जोन घोषित कर दें। बिल्कुल करना चाहिए। प्रोफेसर पंवार, क्या बुंदेलखंड को स्पेशल जोन घोषित किया जाए, वहाँ बिजली की कीमतें आधी की जाए इंडस्ट्री की और वहाँ टैक्सेस छोड़ दिए जाएं? बिल्कुल करना चाहिए और शायद मुख्यमंत्री जी उसी दिशा में प्रयास भी कर रहे हैं। तत्काल पानी एक मिनट डंग साहब, हमारे जो एक मिनट हमारे जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट टर्सरी एक्टिविटी है वो आप सीधे शुरुआत नहीं कर सकते। खेती से आप सीधे इंडस्ट्री पे नहीं जा सकते। प्लानिंग मतलब जो हमारी हिस्ट्री कहती है उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है और इस सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर में वहां पे निवेश किया। आप सड़कों का देख लीजिए, सोलर प्लांट का जो है वो भी उस दिशा में एक कदम है। जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगी तभी वहां पे इंडस्ट्री आएगी। आपकी बात बिल्कुल सही है कि अभी हम उतने कंसेशन नहीं दे पा रहे जितने देना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि चूंकि वहां पर आपने बताया कि भौगोलिक समस्या है, मौसम की समस्या है,
और वहाँ पानी का स्टेटा बहुत नीचे चला गया है, उगता नहीं है कुछ वहाँ पर। तो ऐसे में अगर एग्रीकल्चर से थोड़ा शिफ्ट होकर अगर आप इंडस्ट्री की तरफ जाते हैं तो एक सस्टेनेबल आप उनको कुछ दे पाएंगे इकोनॉमी ना। नहीं, यदि आप एग्रीकल्चर की बात करें तो इस बार का आप 2,15,000 हेक्टेयर हमने शीशम जो तिल का खेती है उसकी तरफ डाइवर्ट किया, वरना प्रथा में उसे जानवर भी नहीं खाते और उसके लिए एक एडिशनल इनकम हो सकता है वहाँ के लिए। आपको 1 मिनट के लिए टोक रहा हूँ। इंडस्ट्री के लिए 2 चीजें जरूरी है, या तो रॉ मटेरियल हो या मार्केट हो, और वहां जाने के लिए सड़कें हो, माल बने तो बाहर निकल सके। दुर्भाग्य से इस समय बुंदेलखंड रिसोर्सेज उनको उस पर छूट दे दीजिए, आप बिजली की कीमत कम कर दीजिए, आप उनका टैक्सेशन कम कर दीजिए, स्पेशल जोन अनाउंस कर दीजिए। स्पेशल जोन तो केंद्र सरकार कर सकती है ना, जैसा उत्तराखंड में किया, हिमाचल में किया, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है। अगर वास्तविक मदद करना चाहते हैं तो जी, पॉलिटिक्स नहीं होना चाहती तो हाँ नहीं, उसका समाधान तो बिना पॉलिटिक्स के ही हो सकता है ना। वो तो बिना तो मुख्यमंत्री जी इसकी मांग तो करें, अगर केंद्र सरकार दे सकती है। ओके, फाइनल राउंड हेमराज वर्मा, आप बताइए कि बुंदेलखंड की समस्या का हल क्या है? देखिए, समस्या 30 सेकंड मुख्यमंत्री जी बुंदेलखंड की समस्या के लिए ये काम कर रहे हैं। और जो जिस तरह से इंडस्ट्री वाली जो बात की गई है, जब सड़कें नहीं होंगी तो वहां पर आपने सड़कें बना दी, सड़कें बना रहे हैं, अब आप इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाइए, कर रहे हैं, उद्योग बढ़ाइए जी, उद्योग बढ़ाइए वहां पे। बिल्कुल, अब उद्योग बढ़ेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार बुंदेलखंड के लिए जो है वहां के क्षेत्र से सहानुभूति है हम लोगों को, और लगातार जो है वहां की समस्याएं दूर करने के लिए हम लोग कृषि में दलहन तिलहन की तरफ हम किसानों को जो है ले जा रहे हैं, और दुग्ध उत्पादन तरफ ले जा रहे हैं, और इंडस्ट्री की तरफ देखिए, एग्रीकल्चर क्या है, मौसम पर आधारित है। और आपने प्रोफेसर पंवार की बात सुनी कि 3 फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। आप अगर केवल कृषि पर आधारित बुंदेलखंड की इकोनॉमी रहेगी तो बुंदेलखंड में सिचुएशन यही रहेगी। आप 20 साल बाद भी हम लोग अगर चर्चा करेंगे तो सिचुएशन आपको कमोबेश यही मिलेगी। इसलिए शिफ्ट करने की जरूरत है। यही सारी तैयारी माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। विवेक सिंह, क्या आपको लगता है कि शिफ्ट करने की जरूरत है एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ? मान्यवर, निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मेरा एक सुझाव भी है जी कि बुंदेलखंड का जितना दोहन होना था वो हो चुका है। करेक्ट। बुंदेलखंड के साथ अब मजाक हो रहा है। बुंदेलखंड के पास पर्याप्त साधन है। हमको हमारा अलग राज्य दे दीजिए बुंदेलखंड का, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आयोग बनाया था उसके अनुसार बुंदेलखंड को पृथक राज्य दे दीजिए। हमारी संपदा ढोले ना, हमारी संपदा हमारे यहाँ है। पावर स्टेशन आप बनाएंगे, इस बात की गारंटी देंगे कि बिजली बुंदेलखंड को मिलेगी? या आप यहाँ से बालू और मट्टी ले जा रहे हैं, पैसा ले रहे हैं आप बुंदेलखंड का, कोष भर रहे हैं, बुंदेलखंड का खर्च कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अलग राज्य की मांग थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि आपकी इकोनॉमी वहां सस्टेन नहीं कर रही है। हमारे पास पर्याप्त सस्टेन नहीं कर पाएंगे वहां। हम बिल्कुल कर पाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि फेल स्टेट हो जाए। उत्तरांचल आपके पास वहां रेवेन्यू कुछ नहीं है, हमारे पास आप अलग स्टेट की बात कहां से? नहीं, हमारे पास है क्यों नहीं? क्या नहीं हमारे पास? डॉक्टर बताइए, अलग राज्य की मांग क्या जायज है? विडंबना ये कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर अब तक खड़ा किया गया है या जिसकी घोषणा हुई है वो गुणवत्ता उसकी शून्य है। जैसा विवेक जी ने बताया, मुख्य सचिव गए, दूसरे 24 घंटे बाद सड़क टूट गई। दिक्कत यह है कि सरकार के ही ठेकेदार, सरकार से जुड़े हुए लोग, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कहां से होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर खाने पीने का जो लोगों ने, क्या अलग राज्य समस्या का हल है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, प्रोफेसर अलग राज्य बनने से कोई लाभ नहीं है। नहीं तो प्रधानमंत्री झांसी की जनसभा में क्यों घोषणा कर गए? ऑलराइट, प्रोफेसर पंवार 20 सेकंड फाइनल आपका वर्डिक्ट बुंदेलखंड पर। बुंदेलखंड को सुझाव बताइए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, करेक्ट, आई एग्री विद यू। और उसके लिए जितनी भी एक समन्वित प्रयास किए जा सकते हैं, राज्य सरकार तैयार है, केंद्र सरकार को पहल करनी पड़ेगी उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हेमराज वर्मा, विवेक सिंह, डॉक्टर सरजीत सिंह डंग और प्रोफेसर सुधीर पंवार। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस बड़ी परिचर्चा में सम्मिलित होने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि बुंदेलखंड के हालात बद से बदतर दौर में चले गए हैं। बुंदेलखंड को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों विजन और पॉलिसी की आवश्यकता है। और चूंकि वहां का मौसम इतना खराब रहता है और लगातार 3 बार वहां पर फसलें नहीं हो पाई हैं, तो इस हालात में कृषि पर आधारित जो बुंदेलखंड की इकोनॉमी है उसको थोड़ा शिफ्ट करने की जरूरत है। और राज्य सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि वहां पर उद्योगों के लिए बिजली की कीमत कम की जाए, टैक्स कम किए जाएं, और केंद्र सरकार बुंदेलखंड को स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तौर पर घोषित करे, तभी बुंदेलखंड का कुछ भला हो सकता है। वरना बुंदेलखंड पर ऐसी चर्चाएं और पैकेज लगातार जारी रहेंगे। रात 11:30 पर इस पूरी बहस को आप दोबारा देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।